हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने सभी चैप्टरों के फॉर्मूले का अध्ययन किया था, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चैप्टर 8 से लेकर और 13 तक वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। इसलिए मैं इस वीडियो में चैप्टर 8 से और 13 तक के फॉर्मूले दोबारा करवा रहा हूँ। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, LAL बटा के। इसी से इस फॉर्मूले से आप सभी परिचित होंगे। L बटा के क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। आधार बटा कर्ण किसका होता है? कोस थीटा का। लंब बटा आधार किसका होता है? टेन थीटा। लेकिन इसको क्या कर दे? इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे। इसको ऊपर लिख दे और इनको नीचे लिख दे तो क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। आधार बटा लंब किसका होता है? कोट का। कर्ण बटा आधार किसका होता है? सेक थीटा का। और कर्ण बटा लंब किसका होता है? साइन थीटा। तो देखिए, और ये अपना क्या समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और जोन सा कोण थीटा दिया हुआ है उसके सामने क्या होता है? लंब। और ये BC क्या हो जाएगा? अपना आधार। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटा लंब। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये क्या है? टेबल है। टेबल आपने बना लर्न कर ही ली होगी। अगर अभी तक आपने टेबल लर्न नहीं किए हैं और आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई हुई है, और प्लेलिस्ट के अंदर अपना जो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि टेबल कैसे बनानी है और कैसे याद करनी है। अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखो, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बनाए गए। वो कैसे बनाए गए हैं देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या करो? पक्षांतरण करो। एक बार तो कोस को इधर भेज दो और फिर दोबारा क्या करेंगे? साइन को इधर भेज देंगे। तो इधर साइन रख लेंगे, कोस को इधर भेज देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 है, और कोस इधर आएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कोस को इधर भेजा था, अब कोस को इधर ही रख लेते हैं। किसको भेज देंगे? साइन को। तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला आता है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बनाए गए। वो कैसे बनाए जाते हैं वो देखो। क्या किया जाएगा? 1 को इधर रख लो, 10 को इधर भेज देंगे। तो 10 इधर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचेगा? 1। अच्छा, अब 10 को इधर भेजा था, अब क्या करो? 1 को इधर भेज दो, 10 को इधर ही रख लेंगे। 10 क्या है? तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर क्या बच गया? टेन स्क्वायर थीटा। यही दोनों फॉर्मूले हैं, देखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे 1 प्लस टेन से ये दोनों फॉर्मूले बनाए थे, इसी प्रकार इससे भी दो फॉर्मूले बनाएंगे। क्या करेंगे? 1 को इधर रख लेंगे, कोट स्क्वायर का पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस में जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचा? 1।
अब क्या करेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा इधर ही रख लेंगे, तो 1 इधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 को लेके जाना है उधर, कोट को नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू इधर क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। यही अपना तीसरा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अपने जो ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये अच्छे से याद कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 2, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तो तीनों फॉर्मूलों की सहायता से ये 9 फॉर्मूले बना सकते हो, अगर ये तीनों याद है तो। अगला देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। tan थीटा का एक तो फॉर्मूला 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और एक tan का साइन कोस की टर्म में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा का एक तो क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, और एक कोट थीटा को साइन कोस की टर्म में लिखेंगे तो क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगला चैप्टर है अपना चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में ज़्यादातर फॉर्मूले का उन्हीं का प्रयोग किया जाता है जो चैप्टर 8 में आ गए। इन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, मेन 3 फॉर्मूले साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा, इन्हीं का प्रयोग करके पूरा चैप्टर के क्वेश्चन 9वीं के सवाल सोल्व किए गए। अगर अभी तक आपने 9वां चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 9वें चैप्टर का सॉल्यूशन देख सकते हो, वहाँ मात्र साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा तीनों फॉर्मूले का प्रयोग करके सारे सवाल करवाए गए हैं। अब देखो 9वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9वें चैप्टर में 2 कोण होते हैं, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। 2 लाइन होती है, एक तो क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो ये लाइन कैसी लाइन, आडी लाइन, ये तो कैसी लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, और ये लाइन कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन। अगर एंगल कहाँ बन रहा है, क्षैतिज लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये क्षैतिज लाइन, ये क्या हो जाएगी अपनी दृष्टि रेखा, तो कैसा कोण होगा, उन्नयन कोण। और ये कौन सी, क्षैतिज लाइन, और ये कौन सी, दृष्टि रेखा। ये कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अगर क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ कोण बन रहा है तो कैसा होगा, अवनमन। मुझे उम्मीद है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। जब कोण क्षैतिज स्तर के ऊपर होता है, उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा से बना होता है। जब क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ कोण बनता है तो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। कोण किसके बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जब क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ कोण बनता है तो कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण। और ये कोण किन किन लाइनों के बीच में बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। अगला चैप्टर है अपना चैप्टर 10। चैप्टर 10 में वैसे कोई फॉर्मूले नहीं है, लेकिन चैप्टर 10 में 2 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, उन दोनों को देख लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, सॉरी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात क्या कहा गया है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा बना दी, क्या बना दी, एक ये स्पर्श रेखा बना दी। ये अगर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दे तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो कितना होगा, 90 डिग्री। वही कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्या मान लिया, ओ, ये एम, ये पी क्यू स्पर्श रेखा होगी तो ओ एम किस पर परपेंडिकुलर है, पी के ऊपर।
दूसरे प्रमेय क्या है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर क्या खींच देते हैं, स्पर्शरेखा। ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये पी। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई के बराबर होती है, अर्थात पी ए इक्वल टू पी बी। जितना पी ए का मान होता है उतना ही किसका होता है, पी बी का। यही दो थ्योरम थी अपने 10वें चैप्टर में इम्पोर्टेंट। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर क्या 11 क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। अब आता है तीर्घखंड। तीर्घखंड ये एक वृत्त है, वृत्त में से ये एक भाग काट दिया, कौन सा भाग काट दिया, ए ओ बी। तो ये क्या कहलाएगा, ए ओ बी वृत्त का तीर्घखंड कहलाएगा। तीर्घखंड अब 2 बन गए, ये छोटा भाग, ये बड़ा भाग। छोटा भाग लघु तीर्घखंड कहलाता है और बड़ा भाग क्या कहलाता है, दीर्घ तीर्घखंड। तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तीर्घखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर में से क्या कम कर दे, लघु वृत्तखंड, लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल कम कर दे, तो क्या बच जाएगा, दीर्घ तीर्घखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो उसी का प्रयोग किया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कम कर देंगे, ए ओ बी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु तीर्घखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे, दोनों में 360 क्या आ जाएगा, लघुत्तम, और पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा बटा 360। या फिर इसी में मान रख के भी क्या आंसर निकाल सकते हो। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट। देखो ये अपना एक वृत्त है और ये क्या है, एक तीर्घखंड है। और तीर्घखंड की ए बी क्या हो जाएगी, एक चाप हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। और जीवा ए बी के नीचे की तरफ जो ये भाग है जो छायांकित किया गया है, ये क्या कहलाएगा, लघु तीर्घखंड। और जो ये बाकी बच गया इसको छोड़कर जो खाली है ये सारा, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। छोटा है सॉरी, ये क्या कहलाएगा, ए बी वाला जो छायांकित है लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा वाला क्या कहेगा, कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। चाप की लंबाई, ए बी क्या है, एक चाप है, और चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 360 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो क्या यह भी याद कर सकते हैं, पाई आर थीटा बटा 180। जो आपको याद करने में सुविधा लगे, ये याद करने में सुविधा लगती है तो ये याद करके रख सकते हो। अगर ये याद करने में सुविधा होती है तो ये याद कर सकते हो। अगला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो ये अपना लघु वृत्तखंड है ए ओ बी। ये कैसे निकालेंगे, अभी पिछले सवाल में आपने किया था, पिछले सूत्र में ए ओ बी तीर्घखंड का क्षेत्रफल, और ये ए ओ बी क्या है, ये भी तीर्घखंड का क्षेत्रफल ए ओ बी। अगर तीर्घखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का, कौन से त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दे तो क्या बच जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, ये क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वही किया, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। लघु तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, साइन थीटा में क्या है, थीटा का मान रख देंगे, जो थीटा का तीर्घखंड का दिया हुआ है वही। तो किसका आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो अपना ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कम कर दें, ये लघु वृत्तखंड का कम कर दें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्या होगा, ये लघु वृत्तखंड का होता है, यही लिख रखा है एज इट इज। ये कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी के साथ अपने 11वें चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले आती है आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। घन या घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? घन या घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। घनाभ घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई को b से लिखते हैं, ऊंचाई को h। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, या हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या LB इंटू H। देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दीवार में लगी ईंटों की संख्या। आपको क्या दे दी जाएगी? एक दीवार की लंबाई दे दी जाएगी, चौड़ाई दे दी जाएगी, ऊंचाई दे दी जाएगी। पूछेगा क्या? इसकी में लगाई गई ईंटों में से एक ईंट की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा। तो ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? देखो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। जो दीवार का आयतन निकलेगा, दीवार क्या मान लेंगे? दीवार एक घनाभ मान लेंगे, और घनाभ के आयतन का सूत्र लगा देंगे बटा एक ईंट। ईंट भी क्या होती है? घनाभ के आकार की होती है, तो एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? दीवार ईंटों की संख्या आ जाएगी। अगला देखिए बेलन। बेलन क्या होता है? ये अपना एक वक्राकार पृष्ठ है, ये बेलन कहलाएगा। इसके ऊपर नीचे दोनों की तरफ कैसे होते हैं? वृत्ताकार भाग होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है? ये वक्राकार पृष्ठ। ये बेलन की हाइट होती है, ये बेलन की क्या होती है? त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं, ऊंचाई को h से। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो ये एक मार्कर है, लेकिन इसका ये भाग कैसा है? वक्राकार है, गोल भाग है। तो ये अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, जो ये गोल भाग है, तो ये क्या कहलाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या होता है? 2πr/h। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस h। देखो वक्र पृष्ठ, ये पृष्ठ गोलाकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस ये भाग कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², प्लस ये भाग भी कैसा है? वृत्ताकार। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। जब बेलन के वक्र पृष्ठ में πr², ये दोनों भाग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, और ये क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस h। अगला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अगला डायग्राम देखिए शंकु। शंकु की त्रिज्या क्या से लिखते हैं? स्मॉल r से। शंकु की ऊंचाई को h से। तिर्यक ऊंचाई इसको l से। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है वो देखिए। ये तो क्या होती है? शंकु की त्रिज्या। ये शंकु की ऊंचाई, ये क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई l। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं? l से। त्रिज्या और ऊंचाई के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। l कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। l क्या हो जाएगा? कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान क्या होता है? कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का होल रूट। तो वो ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका होल रूट। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात जो ये वक्राकार भाग है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस प्रकार बेलन के वक्राकार के साथ इसका क्या आधार वाला क्षेत्रफल भी जोड़ दिया तो क्या था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार शंकु में होता है। अगर इसके वक्राकार भाग का क्षेत्रफल में क्या जोड़ दें? ये नीचे का वृत्ताकार जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? πr इंटू r प्लस l। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। गोला, गोले की त्रिज्या क्या होती है? r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का आयतन 4/3 πr3। अर्धगोला, हेमीस्फीयर। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है? स्मॉल r। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। देखो गोले को अगर दो बराबर भागों में काट दे तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अर्धगोले का ये तो वक्राकार भाग प्लस ये ऊपर काटने के बाद कैसा बन जाएगा? वृत्ताकार बन जाएगा। जैसे कि ये गोला, इसको काट देंगे
दो भागों में, तो ये वृत्ताकार भाग बन गया। इस वृत्ताकार भाग का भी और क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का। ये क्या होता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक गोले को पिघलाकर बनाई जाने वाली छोटी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या देगा, एक गोले की त्रिज्या दे देगा और एक छोटी गोले की त्रिज्या दे देगा। पूछेगा इस बड़े गोले को पिघलाकर छोटे कितने नए गोले बनाए जा सकते हैं। तो आपको कैसे निकालना है, गोले का आयतन निकाल लेंगे और उस एक छोटे गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो बड़े गोले का आयतन भाग छोटे गोले का आयतन, तो क्या निकल के आ जाएगी बनाए जाने वाले गोलों की संख्या। इसी के साथ अपना चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 13 सांख्यिकी। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्गीकृत। वर्गीकृत क्या होते हैं, जैसे कि जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, हो क्या दे रखा हो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो क्या होता है वर्गीकृत। और अवर्गीकृत कैसा होता है 2, 3, 5, 7, ये कैसा है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर कैसे याद कर सकते हैं सिग्मा एक्स बटा कैपिटल एन। क्या दे देगा आपको, एक नंबर किस में पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट सवाल है। 2, 3, 5, 7 दे दिया, इसका माध्य पूछेगा तो क्या करेंगे सिग्मा एक्स बटा एन, 2 + 3 + 5 + 7 बटा 4 कितने हो जाएंगे 17। ये कितनी संख्या है 4, 17 में 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 4.25। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की 3 विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। वहाँ आपको एग्जाम में 99% नाम नहीं मिलेगा, आपको सवाल दे देगा और क्या कहेगा आंकड़ों का क्या निकालना है माध्य। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य से निकालते हैं और पग विचलन से, तीनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर नाम नहीं दिया हो तो। नाम दिया हुआ होगा तो उसी से करना है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालते हैं एक्स माइनस ए। पग विचलन विधि क्या होती है ए प्लस एच इंटू एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। यू का मान कैसे निकालते हैं एक्स माइनस ए अपॉन एच। बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालें, जिस संख्या की बारंबारता सर्वाधिक हो वह क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। जैसे कि अवर्गीकृत आंकड़ा दे दिया, इसमें सर्वाधिक संख्या कौन सी आई हुई है 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार। सर्वाधिक बार क्या आया है 4, तो इसका बहुलक क्या कहलाएगा 4। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। इसमें कौन कौन सा एल क्या होता है F1 क्या होता है F2 वो देखिए। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता होती है, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, H क्या होता है वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। और उसी हिसाब से क्या F1 F0 F2 का मान लेंगे और इस फॉर्मूले में रखने पर क्या आ जाएगा बहुलक का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एन क्या है बारंबारताओं का योग होता है, सी एफ क्या है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, एच वर्ग अंतराल और एफ क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बहुलक माध्य तथा माध्यक में संबंध, और 99% इस बार भी पूछ सकता है बहुलक माध्य तथा माध्यक में क्या संबंध होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, माध्य को इधर भेज दो तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। और अपना लास्ट चैप्टर बचता है प्रायिकता। प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को शेयर करें।